Hello students. So today we will start the second chapter, which is emerging trends. Emerging trends. So first, at the first of the chapter, at the start of the chapter, a quote is given by Dijkstra, E. Dijkstra. Okay, it is pronounced as Dijkstra. K is silent here. Okay, so Dijkstra, like Alan Turing, Dijkstra was also a famous scientist in the field of computer science. Okay, so what he said that computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजस्ट्रा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर साइंस है अब वो केवल जो है कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि जो कंप्यूटर साइंस थी वो केवल कंप्यूटर्स के बारे में ही बात करती थी, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि कंप्यूटर साइंस जो है केवल कंप्यूटर तक ही सीमित रह गई है। जैसे कि ऐसा होता है कि भाई जो आपकी जो एस्ट्रोनॉमी फील्ड है उसमें हम केवल टेलीस्कोप के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है कि हम केवल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें? उसी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग जैसे ट्रेंड्स हैं। तो अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स की, केवल कंप्यूटर तक सीमित ना होकर और आगे बात कर रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स की। ठीक है, तो यहाँ ये बात करी जा रही है डिजस्ट्रा के द्वारा। अब देखो, जैसे एलन ट्यूरिंग था वैसे जो डिजस्ट्रा है वो भी बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट है। आप डिजस्ट्रा की आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो डिजस्ट्रा है उसने एक एल्गोरिथम दिया था, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको केवल बस इतना ही ध्यान में रखना है जितना नोट्स में लिखा हुआ है। तो डिजस्ट्रा ने क्या दिया था? एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम दिया था। अब आप देखो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ये होता है कि सपोज आपकी बहुत सारी सिटीज़ है जो आपस में कनेक्टेड है ना। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई एक सिटी है, जैसे कि ये मैंने कहा कि ये जय मेरी अजमेर है, ये मेरा अलवर है, ये अजमेर हो गया, ये अलवर हो गया, ये जयपुर हो गया, ये कोटा हो गया। इस तरह से जो है हमारी ये बहुत सारी सिटीज़ है ना। और भी सिटीज़ हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी। अब ये सारी सिटीज़ जो है रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, रोड्स कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो हम वो सारी रोड्स जिनके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ऐसे। अब सपोज कि मेरे को ये कोई सिटी है, सपोज ये सिटी है आपकी ग्वालियर की बात कर लेते हैं। चलो, ये सिटी है आपकी ग्वालियर और ये सिटी है हमारी सपोज जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ग्वालियर से मुझे जैसलमेर जाना है, ये सारी रोड्स है ना। तो अब देखो, मैं कहीं पर भी किसी भी रूट से जा सकता हूँ। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ये बताता है कि ग्वालियर से अगर मुझे जैसलमेर जाना है तो मुझे किस रूट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे छोटा पाथ। अब क्योंकि सड़क है, रोड्स है, तो इनकी कोई डिस्टेंस होगी, तो मुझे वो देखना है कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो ऐसा कौन सा रूट होगा। और देखो, जब आप गूगल मैप खोलते हो तो वो भी आपको क्या करता है कि जनरली आपको मिनिमम रूट सजेस्ट करता है, फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करता है बेसिकली वो। लेकिन आप उसमें देख सकते हो कि भाई मिनिमम रूट भी कौन सा है। जनरली ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज में फास्टेस्ट जो रूट होता है वो शॉर्टेस्ट रूट ही होता है, जिस डिस्टेंस वाइज, है ना। तो गूगल मैप जो है बेसिकली आपको शॉर्टेस्ट पाथ वाला सजेस्ट कर देता है। तो देखो, इसका मतलब है गूगल मैप कहीं ना कहीं जो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज़ करता है। ठीक है, और भी एल्गोरिथम है, डिजस्ट्रा ने अपना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ के बहुत सारे एल्गोरिथम है। डिजस्ट्रा ने भी अपना एक एल्गोरिथम दिया शॉर्टेस्ट पाथ का। तो अब ये देखो कि यहाँ से अगर आपको यहाँ तक जाना है तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ बता देगा कि भाई पहले आप यहाँ से यहाँ जाओ। ठीक है, पहले आप यहाँ से यहाँ जाओ, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओ, पहले आप ग्वालियर से अलवर जाओ, फिर अलवर से कोटा जाओ, फिर कोटा से आप जयपुर जाओ,
और फिर जयपुर से आप जैसलमेर जाओ तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर इसके अलावा आप किसी रूट से गए तो वो आपको लंबा पड़ेगा उसके कंपैरिजन में। तो इसका जो एल्गोरिथम है कि ये कैसे पता चलेगा, ये जो है आपको डिजिस्ट्रा ने बताया था। तो ये है, ये ठीक है, ये एक आउट ऑफ द टॉपिक बात थी जो हमने करी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं, देखो व्हाट आर इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन देखते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट एंड बेस्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट देखो क्या है, बस ऐसे ही है, कुछ हाई फाई नाम यूज कर रखा है, उसका मतलब ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें से बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट एंड अमॉन्ग बेस्ट, तो उस टेक्नोलॉजी को कहेंगे हम स्टेट ऑफ द आर्ट। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, बस हाई फाई वर्ड्स यूज करते हैं कई बार अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। अदरवाइज इसका मतलब सीधा सा यही कि लेटेस्ट है एंड वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब कि लेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है विच गेन्ड पॉपुलरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमॉन्ग यूजर्स, जो कि जो हमारे यूजर्स हैं उस टेक्नोलॉजी के, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, या हम कह सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उसमें ये टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो इस दिन जो इस चैप्टर में है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट आर गेनिंग पॉपुलरिटी एंड एक्सपेक्टेड टू मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट इन द फ्यूचर। तो इमर्जिंग ट्रेंड समझ में आ गया कि मतलब वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वही आपकी जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स में आती है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में, और फ्यूचर में उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब कि फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट अपना छोड़ने वाली है। तो ये जो है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स हो गई है, ऐसी टेक्नोलॉजीज। अब देखो आपने नाम तो कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तो पहला नाम आता है हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक जो आपका पहला इमर्जिंग ट्रेंड है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज हम उसके बारे में देखते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैन मेड इंटेलिजेंस है, ठीक है। क्या है आपका मैन मेड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल आप वर्ड पहले से पता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रियल नहीं है ना, जो आपका नेचुरल नहीं है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बेसिकली मैन मेड इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो AI is the technology that makes a machine intelligent like humans, that is learning from past experience for decision making, problem solving etc. अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी मशीन जो है, कोई भी जो एक नॉर्मल मशीन है या कंप्यूटर मशीन है जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं बेसिकली, उस मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है। हमने एलन ट्यूरिंग के केस में बात करी थी कि एलन ट्यूरिंग एक इंटेलिजेंट मशीन किसको कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर भी दोबारा मशीन की बात करी जा रही है उसको इंटेलिजेंट बनाने की। तो इंटेलिजेंट मशीन्स पर ज़्यादा फोकस है। तो AI का जो काम क्या है, AI का काम यही है कि ऐसी टेक्निक्स हैं बेसिकली जो कि किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाती है, ठीक है। तो देखो अब इंटेलिजेंट का क्या मतलब है, वही जो एलन ट्यूरिंग के केस में हमने बात करी थी कि हमको ऐसा लगे कि हम एक तरह से ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि एक ऐसी मशीन जो कि ह्यूमंस की तरह लर्न करे चीज़ों को, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हम क्या करते हैं ह्यूमंस क्या करते हैं, जो हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उनको यूज़ में लेते हैं कि पिछले हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी है, तो उनका यूज़ हम करते हैं आगे हमारे डिसीजंस लेने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इंटेलिजेंट ह्यूमंस लाइक लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी मशीनें जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि मान लो अगर कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, कोई एक कंप्यूटर मशीन है, अगर उसने कुछ प्रोग्राम्स रन कराए हैं अपने,
तो अगर वो नए प्रोग्राम्स रन करा रहा है तो उन पास्ट प्रोग्राम्स का रिजल्ट ध्यान में रखिए और उनको यूज में लेकर नए प्रोग्राम सॉल्व करें, ताकि नए प्रोग्राम्स जो हैं फटाफट सॉल्व हो जाएं, आसानी से सॉल्व हो जाएं, करेक्टली सॉल्व हो जाएं। ठीक है, समझ रहे हो? तो बात ये है कि जिस तरह से ह्यूमन जो है पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करता है अपने नए डिसीजंस लेने में, उसी तरह कंप्यूटर मशीन जो है जो उसने पहले प्रोग्राम सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उन सब के रिजल्ट्स का यूज करे नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, फ्रॉम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बात वही है जो हमने अभी करी है। ठीक है, टर्म्स अलग अलग है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब है। अब देखो, लाइक द टर्म मैजिक, ठीक है, ये जो है ये मैंने अपने से लिखा है, बाकी तो सब कुछ मैंने अपने से ही लिखा है वैसे भी, लेकिन हाँ ये जो है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मैंने चीज जाकर लिखी है ना। ये क्या है, ये है कि जैसे कि एक टर्म होती है ना मैजिक, देखो पहले पढ़ लेते हैं। लाइक द टर्म मैजिक इन विच द बैकग्राउंड देयर आर इन फैक्ट सम इंटेलिजेंट ट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच इन द बैकग्राउंड देयर आर इन फैक्ट सम एल्गोरिथम्स। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम मैजिक वर्ड सुनते हैं, जो हम मैजिक जानते हैं, जादू बेसिकली, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि उस कितना फेमस वर्ड यूज करा है, मतलब कितना एक अजीब सा वर्ड यूज करा है ना, जो आपके दिमाग में एक वो क्रिएट कर दे, मैजिक। तो देखो, लेकिन एक्चुअल में मैजिक तो कुछ होता ही नहीं है, फिर वर्ड लेकिन मैजिक यूज करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल से ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, और ऐसी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं लेकिन जिसको देखकर ऐसे लगता है कि यार कुछ जादू सा है तो सिंपल ही ट्रिक, लेकिन उसको देखकर ऐसे लगता है कि कुछ जादू सा है, तो उसका नाम मैजिक कर दिया। अब मैजिक की जगह उसको हम ऐसे भी कह सकते थे सिंपल ट्रिक्स या ट्रिक्स, लेकिन उसका नाम मैजिक रखा। क्यों? क्योंकि दूसरों को ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या मैजिक सा कर दिया है, जबकि वो एक्चुअल में होती सिंपल ट्रिक्स ही है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मैन मेड इंटेलिजेंस की, पता नहीं ऐसी मशीन हो जाएगी जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करेगी इस तरह से। तो फाइनल प्रोडक्ट तो वो है, लेकिन उसके पीछे क्या है एक्चुअली? पीछे केवल एल्गोरिथम्स हैं, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स हम पढ़ते हैं वही एल्गोरिथम्स हैं, कुछ नया नहीं है। तो बैकग्राउंड में केवल एल्गोरिथम्स ही हैं, बस जो उन एल्गोरिथम्स का यूज करके जो चीजें हो रही है वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो रही है ना। तो वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गई हो आपके प्रोग्राम्स में। तो जहां पर भी आप प्रोग्राम्स यूज करोगे, जैसे कोई मशीन वो प्रोग्राम्स यूज कर रही है, तो ऐसे लगता है कि ह्यूमन मशीन जो है ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट होगी। अदरवाइज जो बैकग्राउंड में है वो केवल एल्गोरिथम्स ही है। ठीक है, तो ये शायद आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि क्या एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी आपको एल्गोरिथम्स वगैरह का इतना पता नहीं है, जब आप एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ लोगे, समझ जाओगे, तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ AI एल्गोरिथम्स यूज ए नॉलेज बेस which is a collection of past results, facts, assumptions and rules etc. based on that decisions are taken. अब देखो होता क्या है कि AI एल्गोरिथम्स में एक कॉन्सेप्ट तो ऐसा होता है कि एल्गोरिथम्स जो होते हैं AI के वर्क कैसे करते हैं कि वो अपने पास एक नॉलेज बनाते हैं। अब नॉलेज बेस यहाँ पर हम बोल रहे हैं, लेकिन नॉलेज बेस का मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो अपने पास एक डेटा बेस बनाते हैं, है ना। हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉलेज बेस, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज बेस क्या है? आपकी एक डेटा बेस है। तो जो एल्गोरिथम्स है वो आपके क्या करते हैं? एक डेटा बेस बनाते हैं। डेटा बेस किस डेटा से बनाते हैं? वो डेटा क्या होता है कि जो पास्ट में उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो सारे रिजल्ट्स, एक तो दूसरा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एजम्पशंस होते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। तो इसी तरह के रूल्स, कुछ एजम्पशंस होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस होती है। तो उन सब का यूज़ करके एक डेटाबेस बनाया जाता है, जिसे ही हम कहते हैं नॉलेज बेस। और उसी नॉलेज बेस का यूज़ करके वो नए डिसीजंस लेता है कि नई जो प्रॉब्लम आती है तो वो ये डिसीजन लेता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, यही होता है आपका AI एल्गोरिथम। अब देखो एप्लीकेशंस क्या है AI एल्गोरिथम के? एक तो होता है आपका डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स। डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स वही होता है, जैसे कि आपने देखा आपके गूगल में, मोबाइल में क्या होता है? गूगल होता है, गूगल नाउ होता है। बेसिकली आप उससे बात कर सकते हो, आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, तो वो आपसे बात करेगा। जैसे आपको किसी को कॉल करनी है तो आप बोलोगे कॉल मिस्टर दिस, कॉल मिस्टर श्याम, कॉल मिस्टर राम,
इस तरह से आप कंप्यूटर से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। तो देखो गूगल में आपके जो एंड्रॉयड है उसमें गूगल नाम से होता है, गूगल नाम से हो सकता है। आपके विंडोज़ 10 में जो होता है कोर्टाना नाम से होता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप आज ही देखना कि आपके विंडोज़ 10 में एक कोर्टाना नाम से डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होता है। इसी तरह जो अमेजन की डिवाइस होती है उसमें अलेक्सा होता है। सीरी जो होती है आपकी एप्पल की डिवाइसेस में होता है। तो ये हो गया। तो एक तो ये जो सारी जो है बेसिकली डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, ये कहीं ना कहीं जो है एआई से पावर्ड है। पावर्ड का मतलब कहीं ना कहीं ये एआई का यूज़ करके बने हुए हैं। अब इसी तरह से एक दूसरा एप्लीकेशन है कि रियल टाइम एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कंजेशन एंड सजेशन ऑफ द बेस्ट रूट बाय गूगल मैप। अब आप देखो, जब आप गूगल मैप का यूज़ करते हो तो वो ट्रैफिक का भी सजेशन लेता है कि अगर जैसे कोई बेस्ट रूट है लेकिन उस बेस्ट रूट पर अभी करंटली ट्रैफिक जाम चल रहा है, तो वो आपको बेस्ट रूट ना बताकर कोई दूसरा अल्टरनेट रूट बताएगा, क्योंकि उस टाइम पर जो बेस्ट रूट है वो बेस्ट नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। तो कोई दूसरा रूट जो है वो बेस्ट है, तो गूगल आपको फिर वो बताता है। तो देखो इस तरह से रियल ट्रैफिक जज करना, कि करंट टाइम पर जज करना, ठीक है। अगर वो ऐसा करता कि वो फोटो खींच के रख लेता तब तो वो हमेशा एक ही रिजल्ट बताता, लेकिन वो रियल टाइम पर चेक करता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो ये एक तरह से इंटेलिजेंट बिहेवियर हो गया। अब बैकग्राउंड पे आप देखो तो केवल एल्गोरिथम्स, ये कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, लेकिन फ्रंट में आपके क्या है, रिजल्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो ये जो है आपके एआई के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एआई के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।